आइए साथियों, देखते हैं आज हम लोग कुछ एग्जाम जो होने वाले हैं अभी, उस एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है जिसमें आपको बिहार एसएससी हो, इंटर स्तरीय जो अभी एग्जाम होने वाला है, अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, या बिहार दरोगा का हो, या बिहार पुलिस, या एसएससी जीडी, या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस का महत्व बहुत ज्यादा होता है। और उसी जीएस के कुछ प्रीवियस एग्जामों जो पूछा हुआ प्रश्न है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें आज हम लोग मिसलेनियस का सेट देखेंगे, फिर आपको सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और फिर से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एक श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। आपको इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन लेके आए हैं जिसके साथ हम बहुत से सवालों का एनालिसिस भी कर देंगे, साथ में जो ऑप्शन दिया रहता है, और इससे आप अच्छे से इसे देखेंगे भी और अपने कॉपी में नोट्स में लिख कर याद करके अगले एग्जामों में अच्छा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी आपको इसमें कौन सा है जो सबसे ऊंचा है? क्या है? सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, आपसे ये सवाल पूछा हुआ है। आप ये देखो, सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव वोल्केनो। क्या कहते हैं इसे? एक्टिव वोल्केनो। जो सबसे हाईएस्ट कौन है? एक्टिव वोल्केनो कहने का मतलब ऐसा ज्वालामुखी प्रोसेस जहां आज भी मैग्मा क्या है, बाहर निकल रही है। मैग्मा कहने का मतलब हुआ धरातल के अंदर का जो लिक्विड पार्ट है वो अभी भी क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। जब मैग्मा बाहर निकलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लावा कहते हैं। अभी भी निकल रही है और वो हमेशा आपको बहुत तीव्र गति से अभी भी निकल रही है, क्योंकि उद्गार के आधार पर हम लोग ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, और दूसरे वाले को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, और तीसरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो तीसरे वालों को मृत ज्वालामुखी कहते हैं। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है जहां से हमेशा मैग्मा निकलते रहता है, यानी मैग्मा धरातल के अंदर कहा जाता है, धरातल से बाहर क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। तो हमेशा निकलते रहेगा, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी कहने का मतलब बहुत साल पहले यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया आया है बिल्कुल, किंतु अभी क्या है, शांत है, भविष्य में आने की संभावना है। और तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी, यानी ये डेड हो चुका है, ये फ्यूचर में कभी फिर भविष्य में आने की संभावना नहीं है। तो इस तरह हम लोग उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटे हुए। उसी में से पहला जो है सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500 है। कितनी है? दुनिया में 500 है। उसी में सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है कोटापैक्सी। क्या नाम है? कोटापैक्सी। अब ये कोटापैक्सी क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये कहां पे है? इक्वाडोर में। तो इसे याद रखेंगे, ये कहां पर है? इक्वाडोर में है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए, मोनोलोवा जो लिखा हुआ है ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी ऑप्शन में जो मोनोलोवा लिखा हुआ है ये भी आपको सक्रिय ज्वालामुखी है। और यह सक्रिय ज्वालामुखी आपको हवाई द्वीप में है। ये हवाई द्वीप जो स्थान है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आता है, यानी यूएसए में आता है, जिसे रसिया से यूएसए ने खरीदा था। तो मोनोलोवा भी क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप के पास है। देखिए, पोपा जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन पोपा कहाँ पे है? तो पोपा जो पर्वत है, यानी ज्वालामुखी से भी जब लावा ऊंचे उठकर और फिर ठंडा होता है उसी को सिंडर कहते हैं, उससे भी क्या बनता है? पर्वत बनता है। तो पोपा पर्वत जो है वो कहाँ पर है? म्यांमार में। कहाँ पे है? म्यांमार में। इसे भी याद रखेंगे, लेकिन ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। लेकिन ओजस डेल सलाडो जो है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये भी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में है ये आपको सक्रिय ज्वालामुखी। तो इसे याद रखेंगे, ये कहाँ है? आपको दक्षिणी अमेरिका में ये सक्रिय ज्वालामुखी है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जानने से पहले देखिए, ज्वालामुखी के बारे में कुछ और भी जानकारी ले लीजिए। देखिए, ये आपको जो लिक्विड पार्ट है जो बाहर निकलता है, जो देखिए जहां से ज्वालामुखी निकलता है उसको माउथ को, मुंह को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। तो हमेशा एग्जाम में पूछता है कि क्रेटर, ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं हम लोग? तो क्रेटर कहते हैं। और ये धरातल है पृथ्वी का, जिसे धरातल के सबसे ऊपरी भाग जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, यानी भूपृष्ठ कहते हैं। और इसी के अंदर ये लिक्विड पार्ट है जो अगर पृथ्वी के आंतरिक पार्टों को देखा जाए तो वो 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा गया है। आप लोगों को ये पता ही होगा, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। जो ये लिक्विड पार्ट होता है, जबकि ये सॉलिड पार्ट है, और ये भी क्या है? सॉलिड पार्ट है जहां से निकलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम इसे के बारे में बताएंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इस पर आधारित एक क्वेश्चन है।
तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह जो है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। देखिए द्वीप कहने का मतलब क्या होता है, द्वीप कहने का मतलब वो छोटा सा एरिया जो चारों बगल से क्या है पानी से घिरा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। जो चारों ओर क्या किससे घिरा रहता है, तो पानी से जो घिरा रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपको द्वीप कहते हैं। ठीक है, अब उसमें छोटे छोटे द्वीप समूह है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। ठीक है, तो याद रखेंगे जापान की राजधानी जो टोक्यो है, जापान की राजधानी जो है आपको टोक्यो, ये आपको होन्शु द्वीप पर है। किस द्वीप पर, होन्शु द्वीप पर। और होन्शु द्वीप पर आपको इस ऑप्शन के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। लेकिन ऐसे पूछ जाए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो आप याद रखेंगे आपको इंडोनेशिया द्वीप समूह को। इंडोनेशिया एक देश भी है, यहाँ छोटे छोटे बहुत से द्वीप है। तो इंडोनेशिया द्वीप समूह पर आबादी जो रहती है लगभग 25.5 करोड़ के आसपास यहाँ आबादी रहती है। तो इसके अनुसार इंडोनेशिया द्वीप समूह आंसर हो जाता, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है, इसलिए आपका आंसर ये होगा जापान। क्या हो जाएगा, जापान। यानी जापान में ऑप्शन के हिसाब से जापान की राजधानी टोक्यो और वो है होन्शु द्वीप जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है, एक राजधानी के रूप में, एक द्वीप के रूप में। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपके बीच एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक है, तो भारत की अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश कहने का मतलब होता है कि अक्षांश से ही हम किसी स्थान के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, यानी अक्षांश से ही हम जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। आपको आप पिछले वीडियो में हमने देखा होगा हमारे चैनल पर, आपको अक्षांश और देशांतर का एक स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर पूरी जानकारी दिया गया। लेकिन हम छोटे से आपको फॉर्मेट में समझा देते हैं। देखिए अक्षांश रेखा जो होती है वो किसी स्थान को क्या करती है, इंडिकेट करती है। देखिए तो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है इसी को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर जो लाइन है ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। और जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती है वो सर्कल का निर्माण करती है। क्या करती है, ये सब सर्कल का निर्माण करती है। क्या बनाती है, सर्कल बनाती है, यानी वृत्त का निर्माण करती है। और सबसे बड़ा वृत्त कहां बनाती है, इक्वेटर पर बनाती है। और इस तरह अक्षांश रेखाओं की बात किया जाए तो टोटल अक्षांश रेखा जो होती है ऊपर की तरफ जाएंगे तो 90 और नीचे की तरफ जाएंगे तो 90। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ साइड और साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो इधर 90 अक्षांश रेखा बनती है, नीचे 90 बनती है। और एक इक्वेटर को 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना जाता है, तो इसमें +1 जोड़ देंगे तो टोटल 181 होती है। लेकिन ये सवाल पूछे अक्षांश रेखा टोटल कितनी वृत्त बनाती है, तो यहाँ पर पॉइंट पर वृत्त नहीं बनता है, इसलिए आपको पूछा जाए कितनी सर्कल बनाती है अक्षांश रेखा, तो आप बताएंगे इसमें से 2 को माइनस कर देंगे यानी 179 होगा। तो अक्षांश रेखा कितने वृत्तों का निर्माण करती है, तो 179। ये बात समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखा से हम लोग क्या करते हैं, किसी स्थान को इंडिकेट करते हैं। अक्षांश रेखा क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भारत से जो संबंधित सवाल पूछा हुआ है, तो देखिए अक्षांश रेखा की बात की है, भारत की अक्षांश रेखा का विस्तार। ठीक है, तो भारत की अक्षांश रेखा की बात कहा जाए तो आइए हम इस मैप में आपको बता देते हैं, इसी से आपको समझ में आ जाएगा अक्षांश, भारत की अक्षांशीय विस्तार। देखिए भारत की अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो भारत की अक्षांशीय विस्तार अगर भूमि से तुलना किया जाए यानी लैंड से, तो अक्षांशीय विस्तार की जो शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपको 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, यानी 8 डिग्री से लेकर कहां तक 37 डिग्री, यानी 8 डिग्री कहां से, कन्याकुमारी से लेकर आपको इंदिरा कौल। ये भी सवाल बन जाता है, भारत की उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कौल, और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। लेकिन भारत जो है वो यहां तक है नीचे आपको अंडमान निकोबार, यानी अंडमान निकोबार की जो अंतिम छोर है जिसे ग्रेट निकोबार कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार। तो आपसे सवाल पूछ देता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। अगर इंदिरा पॉइंट ए नाम है और इंदिरा पॉइंट कहां पे है, तो आप बताएंगे ग्रेट निकोबार में है। और यहां से अगर पूछा जाए अक्षांशीय विस्तार तो हम बताएंगे 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर आपको 37 डिग्री आपको 6 मिनट तक
होता है। ये संपूर्ण पूछा हुआ है तो ऑप्शन में अब देखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम देशांतरीय विस्तार भारत के जान लेते हैं। देखिए देशांतरीय विस्तार पूछ दे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होता है, क्योंकि भारत क्या है, आपको ग्रीन बीच लाइन यानी 0 डिग्री देशांतर से हम लोग कहाँ है, पूरब साइड में है, इसलिए भारत का देशांतरीय विस्तार में पूरब शब्द लगा रहेगा, ये भी याद रखेंगे, पूर्वी देशांतर। और जबकि अक्षांशीय विस्तार में उत्तर लगा रहेगा, यानी 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री आपको 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय से हम लोग कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसमें हम लोग इसको उत्तर लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए सवाल पूछा हुआ है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात कहा जाए तो अब तो हम लोग आंसर लगा लेंगे। अब तो आंसर लगा लेंगे कहां से, यहां से 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आप आंसर लगाइएगा। ये ऐसे पूछता, मुख्य भूमिका पूछता तो हम 8 डिग्री 4 मिनट से लगाएंगे, जबकि देशांतरीय विस्तार पूछता तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। उत्तरी अक्षांश नहीं कहेंगे, अक्षांश नहीं होता, ये पूर्वी देशांतर है। क्या है, देशांतर। तो अब भारत की देशांतरीय विस्तार पूछता तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हम आंसर देते हैं, ठीक है। देशांतर रेखा से हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। तो आइए 2-4 पॉइंट और भी जान लेते हैं, याद रखने वाली बात है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। तो आपसे पूछेगा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा किसे कहते हैं, ये सवाल आपसे हमेशा पूछता है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा किसे कहते हैं। अगर ये सवाल आपसे पूछ दे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा किसे कहते हैं, इंटरनेशनल टाइमलाइन, क्या कहेंगे, इंटरनेशनल टाइम लाइन, तो ये होता है 0 डिग्री देशांतर, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। एक सवाल और भी आता है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा किसे कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय अगर पूछते आपसे अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा किसे कहते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा किसे कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर को हम लोग कहते हैं, यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि 180 डिग्री देशांतर रेखा को जब हम लोग पार करते हैं तो दिनों में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। इस पर अच्छे से वीडियो बनाए हुए हैं कि कैसे दिन और रात में एक्सचेंज होता है, और लैटिट्यूड लाइन और लैटिट्यूड के मतलब होता है अक्षांश और लॉन्गिट्यूड के मतलब होता है देशांतर। देशांतर से समय के पता लगाते हैं और अक्षांश से स्थान का पता लगाते हैं। तो इसलिए कभी भी स्थान और समय का सही सटीक जानकारी लेने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आपको सवाल पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से 2022 का किसे मिस इंडिया 2022 का फेमिना मिस इंडिया, क्या लिखा हुआ, फेमिना मिस इंडिया 2022 किसे चुना गया है। तो ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, सिन्नी शेट्टी को ये फेमिना मिस इंडिया 2022 को चुना गया है। इसका आयोजन जो हुआ था बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंबई, जिसे अभी हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं, जो भारत की क्या है, वित्तीय राजधानी है, जहां पर यह आयोजन हुआ। और सिन्नी शेट्टी को 2022 का फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड दिया गया था इनको। आइए अगला सवाल जो है, अगले सवाल में हम लोग आते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि देखिए अगला सवाल तो नहीं, 1-2 दिन लगेगा अभी बनाने में, ठीक है। लंबे समय के बाद फिर से ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, ठीक है। और आप लोग का सपोर्ट मिला तो फिर से हम लोग नए सिरे से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन जो लाया गया था, तो खासकर खाद्यान्न फसलों के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए लाया गया था। और भारत में आया था आपको 1966-67 में, ठीक है। ये देखने को मिलता है 67-68 में ज्यादा इसका प्रभाव मिलता है, जब फसल की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। और भारत में जब अकाल पड़ा था और अकाल के बाद ये लाया गया था हरित क्रांति, ठीक है। सवाल पूछेगा पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग होते हैं, जबकि भारत में इसे लाने का श्रेय किसे जाता है, MS स्वामीनाथन को जाता है, इसलिए ऑप्शन का आंसर होगा MS स्वामीनाथन। अब देखिए हरित क्रांति से क्या क्या सवाल पूछता है। हरित क्रांति में पहला ये किया क्या गया, तो हरित क्रांति में किया गया कि इसमें
इसमें उच्च किस्म का बीज का प्रयोग किया गया। क्या किया गया? उच्च किस्म का बीज का प्रयोग किया गया। साथ में दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, इसमें सिंचाई की व्यवस्था किया गया। तीसरा है उर्वरक खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग किया गया, जिसके कारण उत्पादन क्षमता में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, यानी फसलों के उत्पादन क्षमता में इसे सर्वाधिक वृद्धि हुई। अब सवाल पूछता है कि हरित क्रांति में किस फसल की उत्पादन क्षमता ज्यादा बढ़ी थी? तो याद रखेंगे किस फसल का? तो गेहूं फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था। जबकि कमी किस फसल की हुई थी? तो कमी किस फसल की उत्पादन में हो गई थी? तो तेलहन का। किसमें? तेलहन फसल के उत्पादन में क्या हो गई थी? कमी हुई थी। जबकि गेहूं फसल की उत्पादन क्षमता में क्या हुआ था? वृद्धि हुआ था। बीच दूसरा सवाल ये पूछ देता कि हरित क्रांति का प्रभाव किस क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने को मिला था? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव अगर सवाल पूछ दिया जाए तो आप याद रखेंगे ये पंजाब, आपको याद ही होगा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिला था। तो ये भी याद रखेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ मिला था। और आज भी आपको पता है कि आपको पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर चावल हो या प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, ऐसे तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल होता है और गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर चावल और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन इसी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है? आपको हरित क्रांति ही है। क्या है? हरित क्रांति। देखिए डॉक्टर बी कुरियन जो लिखा हुआ है, ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। श्वेत क्रांति भारत में दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति जो लाया गया था, डॉक्टर बर्गिज कुरियन के द्वारा ही लाया गया था। आज आपको भारत जो है दुनिया में दूध उत्पादन में इतनी आगे बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं श्वेत क्रांति का ही देन है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है ये खेल से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और इसलिए अभी भारत में भी आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है 2023 में, ये आयोजन भारत कर रहा है। उसी तरह क्वेश्चन आपको खेल कूद से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है, खासकर आयोजन वाला। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ कि वर्ष 2026 में, कब की बात कर रहे हैं? वर्ष 2026 में फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कौन सा देश के द्वारा किया जाएगा या कौन सा देश मेजबानी करेगा? जिस देश में आयोजन होता है वही देश उसका क्या करता है? मेजबानी करता है। ठीक है, तो ये होगा आपको, ये 3 देश संयुक्त रूप से कराने वाला है, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। ये उपयुक्त हो जाएगा सभी। ये 2026 में ये लोग फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कराने वाले हैं, जबकि ये 23वें संस्करण का कराएंगे। जबकि याद रखेंगे 22वां संस्करण कब हुआ था? तो 22वें नंबर का फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था, वो फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था ये 2022 में ही हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था। ये भी सवाल पूछ सकता है कि 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था। इसे याद रखेंगे, कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। हाँ, एक बात और भी याद रखेंगे अमेरिका से, कि अगले साल 2024 में आपको आईसीसी T20 का वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो यहीं पर होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप जो होगा वो, इसमें आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ आपको वेस्ट इंडीज के दोनों ने मिलकर इसका आयोजन करने वाले हैं। तो यूएसए और वेस्ट इंडीज में हो जाएगा 2024 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। अभी आईसीसी वर्ल्ड कप जो हो रहा है वनडे वाला हो रहा है, वो भारत में ही हो रहा है। हाँ, एक सवाल और ही पूछ सकता है कि 2023 में फीफा वर्ल्ड कप महिला वाला, फीफा वर्ल्ड कप जो ओमेन वाला है उसका आयोजन कहां पर होने वाला है? 2023 में फीफा ओमेन वर्ल्ड कप। ठीक है, ओमेन वाला यानी महिला वाला कहां होने वाला है? 2023 में होगा। तो इसको याद रखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के द्वारा ये आयोजन किया जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे, फीफा से संबंधित वोमेन वाला कहां होगा 2023 में? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और 2026 में मेजबानी कौन करने वाला है? तो आप अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये 3 मिलकर करेंगे। ठीक है, और महिला वाला इसी साल आयोजन होने वाला है आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। आइए देखते हैं अगला सवाल है 7वें नंबर का सवाल जो है, इसको देखते हैं। ये पूछता है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन
भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। ये सवाल आपसे पूछा गया। ऑप्शन में जो भी दिया गया है सब बंदरगाह दिया गया है। और बंदरगाह का मतलब होता है पोर्ट, और पोर्ट जो होता है वो हमारे लिए बहुत खास होता है व्यापार करने के लिए। यानी वह स्थान समुद्र के तटीय जो राज्य होंगे वहीं पर बंदरगाह होंगे। जनरली कि पोर्ट वहीं बनाए जाते हैं जहां से आसानी से व्यापार किया जा सके, जहां से आसानी से हम लोग व्यापार करने के लिए ही आपको देखने को मिलेगा। तो भारत के 9 राज्य जो हैं वो समुद्र तटीय राज्य हैं। और ये भारत के नीचे वाले हिस्सों में देखा जाए तो आप देखे होंगे कि इस साइड जो है वो अरबियन सी है और इधर की तरफ बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी उस साइड में है और इस साइड का है अरब सागर है और नीचे का इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर है। और तो यहीं पर इसी राज्यों में आपको बंदरगाह देखने को मिलते हैं। अब देखो मेरे भाई, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको पश्चिमी घाट कहते हैं, इधर वाला को पूर्वी घाट कहते हैं। यानी ये वेस्टर्न वैली हो गया और ये ईस्टर्न वैली हो गया। तो ये सवाल पूछा है कौन सा बंदरगाह ये पूर्वी तट का है। ठीक है, तो पूर्वी तट पर जो बंदरगाह है वो आप इधर की तरफ याद रखें, इधर 4 ही राज्य हैं समुद्र तटीय राज्य और इधर जो है वो 5 समुद्र तटीय राज्य हैं। तो इसी 5 राज्यों में बंदरगाह बनाए होंगे। तो आपको पता होगा गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल। ये 5 राज्य हैं जो समुद्र तट से मतलब सीमा बनाते हैं और ये पश्चिमी घाट पर हैं। जबकि पूर्वी घाट पर राज्य जो है 4 हैं, आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो यहीं पर सब बंदरगाह होंगे। कहाँ होंगे? यहीं पर सब बंदरगाह होंगे। तो यहाँ पूर्वी तट पर देखेंगे तो यहाँ पर है कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह। क्या है? कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह। और इसी का नाम अभी बदल दिया गया है, इसी का नाम रख दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ये आपको करेंट है, याद रखेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, उससे नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको उड़ीसा में पारादीप। क्या मिलेगा? उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह मिलेगा। उसके नीचे आएंगे आंध्र प्रदेश में तो विशाखापट्टनम बंदरगाह मिलेगा। क्या मिलेगा? विशाखापट्टनम। क्या मिलेगा? विशाखापट्टनम बंदरगाह मिलेगा। और नीचे आएंगे तो तमिलनाडु में एनोर बंदरगाह मिलेगा, चेन्नई बंदरगाह मिलेगा और एक तूतीकोरिन बंदरगाह मिलेगा। ठीक है, इसी तट पर। तो कहता है कौन पूर्वी तट का बंदरगाह है? तो आप याद रखेंगे विशाखापट्टनम ऑप्शन में ये पूर्वी तट का बंदरगाह है। जबकि कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में इस तट में है। न्यू मंगलोर ये कर्नाटक में इस साइड के बंदरगाह है। तो इस साइड वाला, पूर्व साइड वाला बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम है। तो इसे आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल जो है रबर एक उत्पादन से भी सवाल आपको देखने को मिलते रहता है। तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें बहुत से सवाल हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे सवाल पूछता है कि वाणिज्यिक स्तर पर यानी व्यापार कमर्शियल लेवल पर रबर का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है, यानी ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा तो आपको पता है कि केरल में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो केरल में सबसे ज्यादा आपको क्या होता है? आपको रबर का उत्पादन होता है। उसके बाद आता है नंबर आपको तमिलनाडु का, उसके बाद आता है आपको कर्नाटक है। यानी भारत के नीचे वाला हिस्सा में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कर्नाटक है, यहाँ पर केरल है और यहाँ पर तमिलनाडु है। तो इसी क्षेत्र में आपको रबर का सर्वाधिक उत्पादन आपको देखने को मिलता है। देखिए महाराष्ट्र में याद रखेंगे कपास का उत्पादन महाराष्ट्र और आपको गुजरात में सर्वाधिक आपको देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं क्योंकि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन यहीं पर किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं में से लगा राज्य कौन है? तो आपको ये सवाल है, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। देखिए सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन है? जो सीमा राज्य से बनाता है, यूटी से नहीं बनाने का। यूटी वाली बात इसमें नहीं चर्चा किया गया, इसमें केवल राज्य की बात बताया जा रहा है। तो राज्य की बात बताया जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश एक राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से 3-4 पॉइंट याद रख लीजिएगा। इसकी राजधानी जो है लखनऊ जो है वो बहुत ही खास है। ठीक है, और लखनऊ बड़ा इमाम हो, छोटा इमाम हो, अवध वाला जो क्षेत्र था ये आपको यही था उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक सीमा से बनाता, लगभग 12 राज्यों से साथ क्या बना रहा है? सीमा बनाता है। ठीक है, अगले जब क्लास होगा, जब पूरी बढ़िया से पीडीएफ बनाएंगे तो आपको फोटो और साथ में आपको मैपिंग रखेंगे जिससे आपको आसानी से समझा पाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले सवाल है 11 नंबर जो सवाल है
इसमें सवाल एक पूछा हुआ है कि आपको बताना है इतिहास के आरंभिक काल निम्नलिखित में से कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल निम्नलिखित में से कहा जाता है किससे? तो इतिहास के आरंभिक काल कहा जाए तो इतिहास को पढ़ने के दौरान हम इसे 3 भागों में बांट के देखते हैं। एक को कहते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और एक को कहते हैं आधि ऐतिहासिक काल दूसरे को, और तीसरे को कहते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, और ये वह काल है जहां पर केवल केवल पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य नहीं है, यानी पठन का कोई कार्य यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत हम लोग पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और पाषाण काल को ही हम लोग स्टोन एज कहते हैं, जहां पर केवल केवल पुरातात्विक साक्ष्य था जो इतिहास का आरंभिक काल माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। ऐसे भी पाषाण काल को जब हम लोग पढ़ते हैं तो 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल में मानव जो था उसका जीवन अस्थिर नहीं था, घुमक्कर प्रवृत्ति के थे, और इसी समय अग्नि का आविष्कार हुआ था। ये भी सवाल पूछ देता, अग्नि का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, मानव का जीवन अस्थिर नहीं था। आर्कटिक और खाद्य संग्रह का काल इसे कहा जाता है। ठीक है, यहां पर भी पत्थर से बने औजारों का प्रयोग किया जाता था। इसमें मध्य पाषाण काल में आर्कटिक के साथ साथ पशुपालन का भी काम किया जाता था, जबकि नव पाषाण काल में पशुपालन के साथ साथ खेती करना, कृषि करना, ये सब शुरुआत हुआ कब? नव पाषाण काल में। पहिया का आविष्कार हुआ, मानव के द्वारा कुत्ता को पालतू बनाना हो, मानव के द्वारा पहली बार मेटल जो कॉपर की खोज हुई, तांबा की जानकारी हुई, फिर जाके आगे आप देखेंगे तांबा में टीन मिलाया जाएगा और कांसा का प्रयोग सर्वाधिक होने लगेगा, तो फिर ब्राउन एज आएगा, कांस्ययुगीन एज आएगा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में। तो इस तरह हमने अभी शुरुआत किया है, और आपके बीच 10 से 11 क्वेश्चन पर हमने एक्सप्लेन किया, और अगले वीडियो के साथ जब हम मिलेंगे तो फिर इसको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले क्वेश्चन में अब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का जितना भी टॉपिक बनता है जो एग्जाम में पूछा जाता है उसका MCQ फॉर्मेट में आपको पढ़ा देंगे, जिससे आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।